हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियोस को एंजॉय किया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों ने सोशियोलॉजी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखने का निर्णय ले लिया है या वो किसी इस तरह के डायलेमा में दो चार हो रहे हैं, डायलेमा से दो चार हो रहे हैं, उन्हें उन लेक्चर्स को सुनने के बाद काफ़ी हद तक एक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ होगा, उन्हें रूपरेखा तैयार करने में सहूलियत हुई होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ढेर सारे कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम सभी अभ्यर्थियों का हृदय के गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जितना उत्साह और जितना समर्थन दिया है उससे निसंदेह आप सभी को गुणवत्तापरक मार्गदर्शन देने के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगी और साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी में भी वृद्धि होगी। हमारे पास ढेर सारे अनुरोध आए हैं कि सर हमारे लेक्चर्स सोशियोलॉजी के वो बाइलैंग्वेज अगर हों, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लेक्चर्स अगर होते हैं तो उससे खासकर अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों का सुझाव ढेर सारा आया है कि आपके लेक्चर्स अगर अंग्रेजी में भी हों तो हमें भी उसका लाभ होगा। तो हम एक चीज़ यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि सोशियोलॉजी में जो लेक्चर्स आपको वीडियोज़ में मिलेंगे वो बाइलैंग्वेज ही होंगे। ये ठीक है कि अभी हमने अपनी ये यात्रा शुरू की है, धीरे धीरे तकनीकी संबंधी प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको एनहांसमेंट और डेवलपमेंट दिखाई देगा। दूसरी बात कि बीच बीच में जो हम बोर्ड्स पर जो पॉइंट्स डिस्प्ले करते हैं या जिनकी सहायता से हम आपको अवधारणाएं समझाते हैं, हमारा आपसे अनुरोध है कि उन पॉइंट्स को भी अगर आप किसी रजिस्टर में नोट करते चलें तो आपके पास एक फ्रेमवर्किंग तैयार हो जाएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाएंगे। बाकी आप बताए गए रेफरेंस से उसको एक संपूर्ण रूप से नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं, दो सूचनाएं आपसे शेयर करनी है। सीसैट से जुड़ा हुआ वीडियो भी बहुत ही शीघ्र आपके समक्ष आएगा। डॉक्टर ज्योति अग्रवाल मैडम आपको इस संदर्भ में अपने शिक्षण से लाभान्वित करेंगी और आपको ये बताएंगी। पहला लेक्चर इस पर होगा कि कैसे सीसैट की तैयारी करें और पूरे पाठ्यक्रम में कितना हिस्सा तैयार कर लें कि आप सुरक्षित रहें, और उसके बाद जो है टॉपिक वाइज उनके लेक्चर्स आपको सुनने को समझने को मिलेंगे। और इसी के बाद इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स पर भी कुछ लेक्चर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन चूंकि आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि आप लेक्चर्स को सुनने के साथ साथ नोट्स को प्रिपेयर करें और आंसर की फ्रेमवर्किंग करते चले जाएं, पेंडिंग कुछ भी न छोड़ें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि सिलेक्शन होना ना होना आपके हाथ में है। तो शुरू करते हैं। पहला यूनिट है सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन और उसका पहला टॉपिक है मॉडर्निटी। उसका पहला टॉपिक है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। यूरोप में आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन और समाजशास्त्र का उदय। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सवाल ये पैदा होता है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह सीधे सीधे हम इमर्जेंस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें यूरोप में सामाजिक परिवर्तन को क्यों पढ़ना है
हमें यूरोप में सृजित हुई आधुनिकता को क्यों पढ़ना है और उसका समाजशास्त्र के उदय से क्या लेना देना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल हैपनिंग्स which took place in Europe. All those social, political, economical changes, all those revolutions which are responsible for the structural change in the society of the Europe. यानी कि कुछ तो ऐसा हुआ यूरोप में जिसने यूरोपियन समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संरचना का आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। तो फिर समाजशास्त्र के उदय का इस संरचनात्मक परिवर्तन से क्या अंतर संबंध था? क्या यह संरचनात्मक परिवर्तन समाजशास्त्र के अभ्युदय के लिए जिम्मेदार है? ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इससे पहले इस विषय में हम लोग आगे बढ़ें, आइए जरा सा कुछ परिचय कर लिया जाए अपने विषय से, सोशियोलॉजी से, समाजशास्त्र से। एक बालक जिसका जन्म, हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं और समझाने के दृष्टि से, ओनली टू फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू ऑल, हम ये मान रहे हैं कि सोशियोलॉजी एक बालक है जिसका जन्म 1838 में हुआ। पर्सोनिफिकेशन केवल समझाने की दृष्टि से किया जा रहा है। तो 1838 में सोशियोलॉजी जन्म लेती है और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है अगस्त कॉम्ट को। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस, यह एक लैटिन शब्द है। आप सभी जानते हैं कि 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में लैटिन और ग्रीक ये सर्वाधिक प्रचलित भाषा थी। तो सोशियस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ अंग्रेजी में होता है सोसाइटी, हिंदी में इसको कहते हैं समाज। लोगस ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है साइंस ऑफ, विज्ञान। यानी कि इसका अर्थ हुआ अ साइंस ऑफ सोसाइटी। कुछ इसी तरह की परिभाषा लेस्टर एफ वार्ड ने दिया है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। हम समाज वैज्ञानिकों पर बाद में आएंगे, अभी तो खाली हम परिचय करा रहे हैं कि इसके टर्म्स क्या है, सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है। मैक्स वेबर ने तो सोशियोलॉजी के बारे में कहा कि सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल एक्शन। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। तमाम अन्य समाज वैज्ञानिकों ने भी डिफाइन किया है। लेकिन आइए चलते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं कि किस प्रकार समाजशास्त्र के अभ्युदय के लिए वो परिस्थितियां पैदा हुई और वो परिस्थितियां किस प्रकार जिम्मेदार हैं, किस प्रकार उत्तरदायी हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यूरोपियन समाज में एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो सामाजिक प्रघटनाओं का, सामाजिक घटनाओं का न सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन कर सके अपितु अस्तित्वमान, विद्यमान समस्याओं का एक निदान भी प्रस्तुत कर सके। एक बात स्पष्ट रूप से यहां पर बतानी जरूरी है कि यूरोप में सोशियोलॉजी की इमर्जेंस को समझने के लिए यह जरूरी है कि उस समय यूरोपियन समाज और उन यूरोपियन समाज में जो आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे थे, जो विचार एग्जिस्ट कर रहे थे, उनके बीच का इंटररिलेशन क्या है। क्योंकि किसी भी समाज को उस समय के मौजूद विचार काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं। पहला जो चीज है इस क्रम में, पहली जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है वो ये है कि एक शब्द आता है रिनाइसेंस। रिनाइसेंस पीरियड से रिनाइसेंस एक टर्म है जिससे आपको परिचित होना चाहिए। दूसरा टर्म है एनलाइटमेंट। रिनाइसेंस का अर्थ है पुनर्जागरण और रिनाइसेंस पीरियड का मतलब है
पुनर्जागरण काल। अब रिनेसेंस का एक अर्थ इंग्लिश में भी है, अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब कि समाज सोया हुआ था। आप जागृत कब होंगे, जागृत अवस्था में कब आएंगे, जब आप सोए हुए हों। तो फिर वो सोया हुआ अवस्था जिसको हम यहाँ इंगित कर रहे हैं, वह काल कौन सा था, उसे डार्क एजेस कहते हैं। तो हम रिनेसेंस पीरियड को समझें, उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि अंधकार युग या डार्क एजेस पीरियड क्या है। डार्क एजेस पीरियड क्या है और इसका क्या अर्थ है। डार्क एजेस को अंधकार युग कहा जाता है। करीब करीब एक टेंटेटिवली 5वीं से 14वीं शताब्दी एडी इसका ड्यूरेशन माना जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ द डार्क एजेस इज सपोज टू बी फ्रॉम द 5th to 14th century AD. And now we should try to understand what are the key features and what was the role of the existing norms and values towards the society. तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और जिन्होंने समाजशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया, न सिर्फ ध्यान आकर्षित किया अपितु ये कारण बने कि उस पूरे पीरियड को हम डार्क एजेस कहें। पहला था हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशन। तो इसमें किन किन चीज़ों का में गिरावट आई, डिक्लाइन किन किन क्षेत्रों में हुआ। हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशन, इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसमें गिरावट दृष्टिगत होती है। दूसरा जनरल डेमोग्राफिक डिक्लाइन, जनसंख्यात्मक जितने भी पहलू थे, पक्ष थे, उनमें गिरावट दृष्टिगत होती है। लिमिटेड आर्किटेक्चरल एक्टिविटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस टाइम, दैट ऑल द आर्किटेक्चरल एक्टिविटी वर वेरी लिमिटेड। पुरातात्विक जितनी भी गतिविधियां थी वो बहुत सीमित हो गई थी, जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां थी वो बहुत सीमित हो गई थी। तो एक तरह से जड़ता आ गई थी समाज में, स्टैग्नेंसी आ गई थी, और कोई भी चीज़ जड़ता का शिकार हो जाती है तो वहाँ प्रगति, डेवलपमेंट करीब करीब शून्य हो जाता है या न के बराबर होता है। तो दिस स्टैग्नेंसी वॉज रिस्पॉन्सिबल टू क्लोज ऑल दी प्रोबेबल डोर्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। सो दिस वॉज द टाइम पीरियड which was the stagnant, having the stagnant features of the existing society, and so sociologists are concerned with this time period and have termed it as an dark ages. Okay, now ये हो गया पहला। अब डार्क एजेस आ गया, समाज सोया हुआ है, विकास नहीं हो रहा है, प्रगति की कोई अवधारणा मौजूद नहीं है। उस समय के जो मूल्य, विचार, क्रियाकलाप हैं वो जड़ता का शिकार हैं। तो जब कोई सोया हुआ होता है व्यक्ति या समाज, तो उसको जगाना पड़ता है, उसको जगाना पड़ता है। सो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिनाइसेंस। रिनाइसेंस को हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण। मैंने आपको बताया कि अंधकार युग था और करीब करीब 1000 साल तक इस अंधकार युग के बाद 14वीं यानी कि मैं कहूँ 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी AD तक का जो पीरियड है टेंटेटिवली उसको रिनेसेंस पीरियड कहा जाता है। पुनर्जागरण काल का वो फेज माना जाता है। अब इस शब्द का अर्थ क्या है? 1000 साल से डार्क एजेस के पीरियड में सोया हुआ समाज जागृत हुआ। द इंटायर सोसाइटी विच वॉज सपोज टू become stagnant now start awakening. Actually the meaning of the renaissance is to awake. सोया हुआ आदमी जिस तरह से जागृत अवस्था में आता है उसी तरीके से समाज जब जागृत अवस्था में आया तो उसको, उस प्रोसेस को अवेकनिंग कहते हैं, अवेकनिंग ऑफ सोसाइटी। सो द अवेकनिंग ऑफ सोसाइटी टुक प्लेस एंड दैट टर्म विच इज यूज्ड फॉर दैट अवेकनिंग, दैट इज रिनाइसेंस। दिस इज द duration, tentative duration, which is supposed to be the duration of the Renaissance.
The meaning of Renaissance is the clear break from past or a challenge to old authority. Means whatever was going within the time period of the Dark Ages, that was clearly braked. Means the light of hope emerged beyond all those structure which was dominant since 1000 years. तो पुनः जागरण में अंधकार युग की उन सभी कुरीतियों जो समाज में विद्यमान थी उनके प्रति एक जागरण लोगों के मन में समाज में आना शुरू हुआ। तो जब जागरण आएगा, कुरीतियां विद्यमान थी, तो जाहिर सी बात है समाज उससे दूर जाने का प्रयास करेगा, उससे दूर जाने की विचारधाराएं लोगों के दिमाग में आनी शुरू होगी। अब जब आप कुछ नया करेंगे, कुछ आविष्कार करेंगे, कुछ अन्वेषण करेंगे, नई खोजें करेंगे, समाज को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप वैज्ञानिकता की ओर उन्मुख होंगे। गोइंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस with a proper paradigm, with proper plan, not similar as the 5 years plan and all the plans which is earlier made by the Planning Commission and now the Niti Aayog, but according to the time and condition and the capability of the peoples who were in the 15th century, उनके हिसाब से उन्होंने समाज को के ठहरे हुए पहिए को चलायमान करने की दिशा में काम करना शुरू किया। और वो जो पूरी क्रियाकलाप आया, दैट इज नोन एज हिस्ट्री ऑफ साइंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें रिनाइसेंस को समझना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है पुनर्जागरण काल की, तो हमें विज्ञान के इतिहास को थोड़ा सा ब्रीफली समझना पड़ेगा। अब इस रिनाइसेंस में हुआ क्या कि साइंटिफिक रिवोल्यूशन टुक प्लेस विच इम्पैक्टेड on material life as well as people's ideas about nature and society। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई कि वैज्ञानिक क्रांति हुई और उस वैज्ञानिक क्रांति ने क्या किया, न सिर्फ भौतिक जीवन को प्रभावित किया, अपितु सामाजिक प्राणियों के विचारों जो कि प्रकृति और समाज के बारे में थे उसको भी गहराई से प्रभावित किया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि पुनः जागरण काल ने एनलाइटमेंट पीरियड के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, मॉडर्निटी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है सोशियोलॉजिकल दृष्टि से और सोशियोलॉजी के इमर्जेंस की दृष्टि से। अब यहां पर एक बात जो महत्वपूर्ण है, आपको नोट भी कर लेनी चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ साइंस क्या है। रिनाइसेंस को समझना है तो हिस्ट्री ऑफ साइंस को क्यों समझना है। हिस्ट्री ऑफ साइंस दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, हिस्ट्री ऑफ साइंस और दूसरा इसी रिनाइसेंस ने जो दूसरा पैराडाइम जिसको जन्म दिया वो था मॉडर्निटी। इसकी बात हम इसके बाद करेंगे। हिस्ट्री ऑफ साइंस इज अ स्टोरी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज अ स्टोरी ऑफ द इंटरकनेक्शन बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड कल्चर। यह एक संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और विज्ञान के बीच अंतर संबंध को दर्शाने वाला प्रत्यय है, जिसे आप हिस्ट्री ऑफ साइंस कहते हैं, जिसे आप विज्ञान का इतिहास कहते हैं। और एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखनी है और आपके उत्तर का हिस्सा होना चाहिए कि साइंस डज नॉट डेवलप इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी, रेदर इट डेवलप्स इन रेस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन नीड्स।
साइंस का कभी स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होता। साइंस यानी अर्थात विज्ञान का विकास तभी होता है समाज में, या समाज की कोई ऐसी आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति विज्ञान को करनी होती है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज कि यह वो समय था जब चर्च का प्रभुत्व था। राजतंत्र और चर्च दोनों प्रभावी थे। चर्च सर्वाधिक प्रभावी था और किसी भी सामाजिक प्रघटना की व्याख्या धार्मिक दृष्टि से की जाती थी। ऑल दी सोशल फिनोमेना वर डिस्क्राइब्ड विद इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन। चर्च जो कहता था वही सर्वोपरि था। यहाँ तक कि राजा को भी चर्च की अवहेलना करने की अनुमति नहीं थी। पुनर्जागरण काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनमें आर्ट, लिटरेचर और विज्ञान ये सभी पुष्पित पल्लवित होने लगे। इन रेनेसेंस पीरियड आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस all flourished. Dissection of the human body became acceptable. The field of anatomy, physiology, pathology thus benefited greatly. Chemical processes like oxidation, reduction, distillation, amalgamation were studied. और ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और इसकी जो तमाम क्रियाएं थीं उनको प्रोत्साहन मिला, उनमें अभूतपूर्व प्रगति हुई। तो यह एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है पुनर्जागरण काल की। दूसरा कि उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे आप जियोसेंट्रिक सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थियरी कहते हैं, जिसके अनुसार पृथ्वी स्थिर रहती है और बाकी ग्रह घूमते हैं, सूर्य के साथ साथ बाकी ग्रह घूमते हैं। लेकिन कोपरनिकन रिवोल्यूशन ने इस हाइपोथेसिस को बदल दिया और उसने जो थियरी स्टैब्लिश की उसको हेलियोसेंट्रिक थियरी कहते हैं। हालांकि ये अंतरिक्ष विज्ञान और फिजिक्स से जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन इसने भी समाज को प्रभावित किया। और इस हेलियोसेंट्रिक थियरी के अनुसार सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी समेत बाकी जो ग्रह हैं वह उसकी परिक्रमा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हेलियोसेंट्रिक थियरी, कोपरनिकस चेंज द एस्टैब्लिश्ड थियरी दैट वाज नोन एज जियोसेंट्रिक थियरी, and with his explanation he demonstrated that the earth moved around a fixed sun. The work of Copernicus is considered revolutionary because it drastically altered patterns of thoughts about the universe. Human being was not at the center of the universe but a small part of a vast system. तो इस हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत ने पूरा सोचने का नजरिया ही बदल दिया। मैंने अपने व्याख्यान के आरंभ में एक बात आपसे कही थी कि किसी भी समाज और विद्यमान विचार एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। तो जब वैज्ञानिक सिद्धांतों ने, स्थापित सिद्धांतों को, नवीन वैज्ञानिक सिद्धांतों ने पुरातन वैज्ञानिक मान्यताओं को हटाना शुरू किया, रिप्लेस करना शुरू किया, तो उसने समाज के सोचने और समझने के तरीके को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। इसके बाद तमाम फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, जिसमें गैलीलियो का, न्यूटन का, केपलर का, ये एक रिवोल्यूशनरी साइंस के रूप में इनके काम आगे आए और इन्होंने जो प्रायोगिक विधियों को एस्टैब्लिश किया उससे पुराने विचारों को चुनौती मिली। ओल्ड आइडियाज वाज चैलेंज्ड बाय दोज एक्सपेरिमेंटल मेथड्स विच वर एस्टैब्लिश्ड बाय द गैलीलियो, बाय द न्यूटन, बाय द केपलर। और इससे क्या हुआ कि ये आइडियाज जो है वो बार बार रीचेक्ड होते रहे, वेरीफाइड होते रहे। आज भी आप देखिए विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के लॉ को एक्सपेरिमेंट, उसको रीवेरीफाई, रीचेक करते हैं, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स उससे रिगार्डिंग होती है उसके सॉल्यूशंस को खोजते हैं। सो साइंटिफिक मेथड्स
thus came to be regarded as the most accurate, the most objective. ध्यान दीजिएगा, the most accurate, the most objective. हिस्ट्री ऑफ साइंस, यह जो एक्यूरेसी है और यह जो ऑब्जेक्टिविटी है, इसका गहरा संबंध है सोशियोलॉजी से। इसका मतलब यह हुआ कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉस्मिक साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इन सारे विज्ञानों से जुड़े हुए जो भी नए एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, थियरीज आ रही थी और वो रीचेक्ड, रीवेरीफाइड हो रही थी, उसमें जो एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट्स थे, उसने कहीं ना कहीं एक रैशनल पैरामीटर डेवलप किया। लोगों के विचारों में एक रैशनलिटी आई, एक ऑब्जेक्टिविटी जैसा एक पैराडाइम उनके विचारों में स्थापित होने लगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आई इसी क्रम में, विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के संदर्भ में एक अपनी थियरी दी। दिस लेड टू अ लॉट ऑफ रीथिंकिंग। क्या था? इसने सोचने के पूरे प्रवृत्ति को प्रभावित किया। कैसे? विलियम हार्वे कहाँ बायोलॉजी में, आप देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ उनका अपना ये इन्वेंशन था, लेकिन उसने पूरे समाज को प्रभावित किया। क्यों? द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म केम टू बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स। विलियम हार्वे ने अपने इस थियरी से बॉडी के अंदर जो, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंटररिलेटेड पार्ट्स हैं और इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं, इस दिशा में उन्होंने किया तो था फिजियोलॉजी के संदर्भ में, बायोलॉजी के संदर्भ में, बट ये इंटरकनेक्शन, ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम और ये इंटररिलेटेड पार्ट, इसने कहीं ना कहीं इन शब्दावलियों का जो प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति थी उसको दूसरी जगह रखकर उसकी प्रायोगिकता को आगे बढ़ने, एक्सपेरिमेंट करने, सोचने, नवीन विचारों को सृजन करने की दिशा की ओर समाज को उन्मुख किया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसने वास्तव में काफी गहराई से प्रभावित किया समाजशास्त्रियों को और हमारे एक फाउंडिंग फादर हर्बर्ट स्पेंसर को और इमाइल डर्खीम को, वो थे चार्ल्स डार्विन। उन्होंने 1859 में एक पब्लिकेशन किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दिस पब्लिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेड वाइल ट्रैवलिंग फॉर 5 years ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो 5 साल तक पूरे दुनिया में का भ्रमण करते थे और ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उसी पर आधारित था। Darwin put forward the theory that various living organisms compete for the limited resources the earth has to offer। यानी कि डार्विन का ये प्रकल्पना थी कि पृथ्वी पर सीमित संसाधनों के लिए मौजूद ऑर्गेनिज्म, सावयव आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। Thus सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द नेचुरल लॉ। उत्तम की सर्वोजिता, ठीक है। सरवाइव कौन करेगा? जो फिटेस्ट होगा, जो श्रेष्ठ होगा, वह उस सर्वाइवल में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा उनकी इस थियरी का जिस्ट था और ये उसको नेचुरल लॉ मानते थे। डार्विन ने उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन का अध्ययन किया और उनका एक किताब, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, दैट इज डिसेंट ऑफ मैन। 1863 में किताब लिखी गई। ही ट्रेस्ड द ओरिजिन्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज, कि उन्होंने इस किताब में लिखा कि ह्यूमन स्पीसीज टू सम एप लाइक एंसेस्टर्स विच ओवर द सेंचुरीज इन्वॉल्व द मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। यानी कि बंदर जैसी कुछ पूर्वजों से धीरे धीरे जो है वो रेसियल डेवलपमेंट होता चला गया और हम आज जिस तरीके से होमो सेपियंस के रूप में हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर जैसे थे या बंदर जैसी आकृति वाले थे। तो वो डिसेंट ऑफ मैन का जो पूरा बेस है, जो सेंटर है, जो फोकस है, वो इस पर है। तो डार्विन के इस इवोल्यूशनरी सिद्धांत ने उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। दिस थियरी वॉज गेन वाइड एक्सेप्टेंस। इट वॉज अप्लाइड टू द सोशल वर्ल्ड बाय इवोल्यूशनरी थिंकर्स, मेनली हर्बर्ट स्पेंसर, and not just organisms, but societies were seen as constantly evolving or developing from a lower to a higher stage।
स्पेंसर सबसे अधिक प्रभावित हुए थे और उन्होंने ये माना था कि समाज निरंतर उद्विकास करता रहता है निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर, फ्रॉम द लोअर स्टेज टू द हायर स्टेज। सो यह साइंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस का ये महत्वपूर्ण घटना चक्र था जिसको समझना जरूरी था। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो बातें हुई वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आती हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ साइंस में जितनी भी घटनाएं हुई, दैट ऑल इंसिडेंट्स कैन बी अंडरस्टूड अंडर द हेडिंग ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। नाउ हियर आई वांट टू क्लियर वन मोर थिंग, that there should be no doubt in your mind. The period of Renaissance saw two major revolutions. Scientific revolution, जो हिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत हम लोगों ने बातचीत की, और दूसरा महत्वपूर्ण जो रिवोल्यूशन हुआ था पुनर्जागरण काल में वह था कॉमर्शियल रिवोल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसका इंपॉर्टेंस इससे आप समझ सकते हैं कि इस रिवोल्यूशन ने अर्थव्यवस्था के पूरे स्वरूप को बदलकर रख दिया था। इसका ड्यूरेशन 1450 से 1800 AD माना जाता है। ये आप देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन में। पहला था एक्सपेंशन ऑफ बैंक, बैंकों का विस्तार, और दूसरा नए वर्ग का उदय। तो जो एक्सपेंशन ऑफ बैंक था उसमें सबसे पहले चेक का प्रयोग, जो आप बैंक में चेक्स देखते हैं, अमाउंट भरकर दस्तखत करते हैं, इन्वेंशन ऑफ चेक प्रचलन में आया। पेपर मनी रिप्लेस्ड गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस, पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, वो प्रतिस्थापित हुए प्रिंटेड टेंडर से, प्रिंटेड करेंसी, पेपर मनी से। और तीसरा था कि कंपनीज की ग्रोथ हुई, ग्रोथ ऑफ कंपनीज टू प्लेस in the form of regulated companies, joint stock companies and chartered companies। ठीक है, तो इस रूप में एक्सपेंशन ऑफ द बैंक यहां पर दृष्टिगत होता है। दूसरा था राइज ऑफ न्यू क्लास। ये जो नए वर्ग का उदय था उसने पूरी दुनिया में जहां जहां, जैसे भारत में हम किसकी कॉलोनी थे, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे। तो जो शक्तिशाली राष्ट्र थे और जिनकी कॉलोनीज थी पूरे वर्ल्ड वाइड, उन्होंने अपनी कॉलोनीज, खासकर एशिया और एशिया इन जनरल बट इंडिया इन पर्टिकुलर, कॉलोनीज के माध्यम से उसका यूरोपीकरण किया, यूरोपियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। दैट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द न्यू क्लास। सो ये पूरा घटना चक्र आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो दिस इवेंट ऑफ द कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन सिग्नल्ड टू अ शिफ्ट फ्रॉम द लार्जली सब्सिस्टेंस एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी ऑफ मेडिवल यूरोप टू अ मोर डायनेमिक एंड वर्ल्ड वाइड सिस्टम। आप ये स्पष्ट रहिए इस पूरे गतिविधि में कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया प्रत्यय नहीं है। आप रिनाइसेंस पीरियड में जो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ उसमें वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता था। तो दिस कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन signified the expansion of trade and commerce that took place from the 15th century onwards. It was of such a large scale and organized manner that we call it a revolution. चूंकि ये जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी वो इतने व्यापक पैमाने पर हुई, यह जो व्यावसायिक गतिविधि थी वह इतनी संगठित और इतने बड़े पैमाने पर हुई कि उसको रिवॉल्यूशन कहना ही, उसको क्रांति कहना ही, व्यावसायिक क्रांति कहना ही उचित होगा। दिस एक्सपेंशन वॉज अ रिजल्ट ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज टू डेवलप एंड कंसोलिडेट देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। दीज कंट्रीज वर पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड एंड इंग्लैंड। इन प्रमुख राष्ट्रों ने, जिनका नाम मैंने लिया है, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड और इंग्लैंड, इनके जैसे सक्षम राष्ट्रों ने अपने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अपनी ताकत में वृद्धि हेतु इस तरह के विस्तार को, इस तरह के वैश्विक विस्तार को अपना केंद्र बिंदु बनाया।
दूसरी बात कि व्यापार दो तरीके से होते थे, प्रमुखतः स्थल मार्ग से, लैंड रूट से, जैसे इंडिया और चाइना, और समुद्र मार्ग से। तो द नॉर्दर्न इटालियन सिटीज ऑफ वेनिस एंड जेनेवा वर द मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड। तो वेनिस और जेनेवा इटली के वो व्यापार का प्रमुख वैश्विक केंद्र थे। द रिजल्ट ऑफ द इटालियन मोनोपोली वॉज दैट द प्राइसेज ऑफ द गुड्स लाइक स्पाइसेज एंड सिल्क्स इंपोर्टेड फ्रॉम द ईस्ट वर एक्सट्रीमली हाई। सो पुर्तगाल एंड स्पेन देयरफॉर वांटेड टू डिस्कवर अ रूट टू द ओरिएंट दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ इटालियन कंट्रोल। तो स्पेन और पुर्तगाल ये चाहते थे कि कुछ ऐसा विकल्प हमें हमारे हाथ लग जाए जिससे इटालियन मार्केट्स का जो प्रभुत्व है, व्यावसायिक प्रभुत्व है, वो क्षीण हो सके, वो कमजोर हो सके। और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्थल मार्ग से व्यापार धीरे धीरे समुद्र मार्ग की ओर रिप्लेस होने लगा। चूंकि पुर्तगाल जो था उसकी एक विशेषता थी कि पुर्तगाल में ऐसे बहुत सारे विद्वान थे जो एडवेंचरियस नेविगेशन और उसके एक्सप्लोरेशन में एक्सपर्ट्स थे। ठीक है, जैसे वास्को डी गामा, उसने 1498 में लैंड किया इंडियन कोस्ट पर और उसने पूरा सदर्न टिप ऑफ द अफ्रीका घूमते हुए यहां पर लैंड किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इटालियन था, उसके ऊपर स्पेनिश राजा और रानी, स्पेनिश किंग और क्वीन की पेट्रोनेज थी, का संरक्षण था, और वह इंडिया की खोज करने चला था लेकिन पहुंच गया नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी ऑफ अमेरिका दैट प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल टू स्पेन। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वाज टू बिकम स्पेनिश एम्पायर इन अमेरिका। यह जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी उसने स्पेन को स्पेनिश अमेरिका के रूप में डेवलप करने में काफी मदद की। अब ब्रिटेन की बात आई और फ्रांस की बात और हॉलैंड की बात। ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड ने भी स्पेन और पुर्तगाल का अनुसरण करना शुरू किया। दे स्टार्टेड फॉलोइंग स्पेन एंड पुर्तगाल। द पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका, मलाका एंड द स्पाइस आइलैंड, वेस्ट इंडीज एंड द साउथ अमेरिका केम अंडर द इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड। कॉमर्स एक्सपेंडेड इनटू वर्ल्ड इंटरप्राइज। अब कुछ राष्ट्रों के संकेंद्रण से विस्तारित होते हुए वर्ल्ड वाइड यह जो वाणिज्य था उसका विस्तार हुआ। द मोनोपोली ऑफ द इटालियन सिटीज वर डिस्ट्रॉयड। अब देखिए, स्पेनिश अमेरिकन मार्केट सोसाइटी बन चुकी थी, मार्केट डेवलप हो चुका था। पुर्तगाल ने भी इस तरीके से दुनिया के दूसरे देशों का जो अपने संरक्षण में भेजे गए नेविगेटर्स थे उन्होंने एक्सप्लोर किया था। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वास्को डी गामा उसमें से प्रमुख था जिसने 1498 में इंडियन कोस्ट पर लैंड किया था। तो यूरोपियन मार्केट्स क्या हुआ, जब इटालियन सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई, उनकी एकाधिकार उनका डिस्ट्रॉय हो गया, तो यूरोपियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद न्यू कमोडिटीज, स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स फ्रॉम द ईस्ट, tobacco from the North America, chocolate and coke and quinine from South America, and such like, and slaves, human slaves from Africa. With the discovery of Americas, the range of trade widened. Formerly, the items sold were the spices, cloth, later gold and silver were added to the list. So you can see this is the entire happenings which took place within that era, that is the part and parcel of the commercial revolution. तो इस प्रकार यूरोपियन मार्केट का विस्तार हुआ। इटली जो केंद्र था वो प्रतिस्थापित हो गया और उस पर कब्जा धीरे धीरे फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड का हुआ। स्पेन और पुर्तगाल ताकतवर तो हुए लेकिन धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी कि एकाधिकार जैसी अवधारणा नहीं रही। तो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन में ये पूरा घटना चक्र था। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ बैंक की चर्चा मैंने अभी आपसे किया है कि चेक का किस तरह से आविष्कार हुआ। दूसरा, कंपनीज किस तरीके से उनकी वृद्धि हुई। पेपर मनी रिप्लेस्ड हुई, पेपर मनी ने रिप्लेस किया गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को। और जो रेगुलेटेड कंपनीज थी वो 16th सेंचुरी में उनका अभ्युदय हुआ
और ये वास्तव में व्यापारियों का एक संगठन थी। दिस regulated companies were the association of the merchants who bonded together to cooperate for a common venture। इसी प्रकार जॉइंट स्टॉक कंपनीज 17th सेंचुरीज में ये इमर्ज की। उसके बाद चार्टेड कंपनीज आई। इसमें गवर्नमेंट जो है उन्हें चार्टर देती थी या कॉन्ट्रैक्ट देती थी, जिसमें एक तरह की गारंटी होती थी, विच गारंटी देम ए मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन ए पर्टिकुलर रीजन। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरीके से भारत में आई थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है, दैट इज द राइज ऑफ न्यू क्लास। rise of new class. By the end of the 17th century, the middle class had become the very influential group in nearly every Western European country, and it included merchants, bankers, ship owners and investors. तो मिडिल क्लास में कौन कौन थे ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। पहला था मर्चेंट्स, बैंकर्स, शिप ओनर्स और आखिरी में है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स। ये पूरा मामला जो मिडिल क्लास का था, जो न्यू क्लास राइज किया, इसे मिडिल क्लास कहते थे, मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास ये था, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण घटना मेरी दृष्टि में राइज ऑफ द मिडिल क्लास थी, ठीक है। अब ये एक चीज महत्वपूर्ण है कि पूरा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की इस यात्रा में शने शने हम बढ़ रहे हैं उस प्रमुख बिंदु की ओर। रेनेसेंस की बात हमने कर ली, डार्क एजेस की हमने बात कर ली। तीसरा जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है एनलाइटमेंट, जिसे कहते हैं ज्ञानोदय। यह है पीरियड, रेनेसेंस का पीरियड खत्म होने से लेकर और करीब करीब उत्तर आधुनिकता के आने तक यह काल माना जाता है। यानी कि 18वीं शताब्दी से लेकर और 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के अंत तक, जब तक उत्तर आधुनिकता का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। तो एनलाइटमेंट में बेसिकली किन बातों की चर्चा हुई और एनलाइटमेंट में क्या क्या शामिल है, क्या क्या हुआ, आइए समझा जाए। What have been embodied in the concept of enlightenment? Number 1, social, political and economic changes। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन जो कि फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति में से जुड़े हुए थे या उसके कारण संभव हुए थे, ठीक है। All those changes which come on the floor, which were visible on the floor due to the French Revolution and due to the Industrial Revolution, those all changes were embodied in this enlightenment. Secondly, it embodies the spirit of new awakening in French philosophers of the 18th century। 18वीं शताब्दी के जो फ्रेंच दार्शनिक थे उनके अंदर जो सोचने, नवीन विचारों के उदय, नवीन तरीके से नई विचारधाराओं से युक्त होने की जो कला का जो प्रादुर्भाव हुआ, वो जो स्पिरिट थी वह ज्ञानोदय काल से जुड़ी हुई है। यह 18वीं शताब्दी में खासकर देखने को मिलती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट था, दैट इज द रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज किसमें? फ्यूडल, बिकॉज एनलाइटमेंट पीरियड के पहले जो यूरोपियन समाज था वो सामंतवादी समाज था, फ्यूडल सोसाइटी थी, एंड दैट स्लाइटली स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू द मॉडर्न सोसाइटी। मीन्स द पावर ऑफ द चर्च, द पावर ऑफ द मोनार्क स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, एंड दैट वाज gradually started replacing by the democracy, or which is known as the parliamentary system, and so the monarch. So this is the key feature of the enlightenment. Later, the emergence of sociology. Now you see, the emergence of sociology as a scientific discipline can be traced when you go through this European history, है ना, which saw the tremendous changes.
ओल्ड यूरोप वॉज ट्रेडिशनल, लैंड वॉज सेंट्रल टू इट्स इकोनॉमिक सिस्टम। भूमि जो थी वो यूरोपियन समाज की अर्थव्यवस्था का केंद्रीय मुद्दा थी और केंद्रीय विषय थी। देयर द ओनर्स ऑफ द लैंड, द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स हु वर्कड ऑन द लैंड्स। तो जो फ्यूडल्स थे, अधिकांश जमीन के मालिक वो थे। द रिलीजियस हेड्स डिसाइडेड व्हाट वाज मॉरल, व्हाट वाज नॉट। जो धार्मिक प्रमुख थे वही मालिक थे, वही तय करते थे कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। फैमिली एंड किनशिप वाज सेंट्रल टू द लाइव्स ऑफ द पीपल। परिवार और नातेदारी व्यक्ति के जीवन का केंद्र हुआ करता था। द किंग was believed to be divinely ordained to rule over his people। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और ऐसा एक विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा से ही राजा अपने जनमानस पर शासन करता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था। द न्यू यूरोप अर्शर्ड इनटू बाय द टू रिवोल्यूशंस, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दैट ऑल चेंज द ओल्ड यूरोप, दैट आई हैव टोल्ड यू। और धीरे धीरे अभी इसके बाद एनलाइटमेंट के बाद हम उसी फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करेंगे, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करेंगे। अब जब ये एनलाइटमेंट हुआ और ये रिवोल्यूशंस धीरे धीरे प्रभावित करने लगे, तो जितने भी पुराने वर्ग थे वो हटा दिए गए। जैसे सामंतवादी वर्ग, उसको हटा दिया गया, ओवरथ्रो कर दिया गया। नए वर्ग आए जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की है। रिलीजन पर क्वेश्चन किया जाने लगा। रिलीजन वॉज क्वेश्चनड, church was questioned, religion lost its important position, family loyalties gave way to ideological commitments। पारिवारिक निष्ठाएं आत्मसमर्पण करने लगी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के सामने, और महिलाओं की परिस्थिति भी इससे बदली। एनलाइटमेंट की पीरियड ने महिलाओं की परिस्थिति में अपेक्षाकृत थोड़ा ही सही लेकिन परिवर्तन किया, और फाइनली राजतंत्र कमजोर हुआ, डेमोक्रेसी आई। ये पूरा परिदृश्य है जिसको आपको दृष्टिगत रखना है। दूसरी बात, अगर मैं फिर कहूं आपसे कि आप 3-4 लाइनों में बताइए कि व्हाट इज एनलाइटमेंट पीरियड, तो यू कैन से दैट इट मार्क्ड अ रेडिकल चेंज फ्रॉम द ट्रेडिशनल मोड ऑफ थिंकिंग ऑफ फ्यूडल यूरोप। It introduced the new way of thinking and looking at reality that is equivalent to modernity। यहाँ पर मॉडर्निटी का अभ्युदय होने लगता है, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल थॉट को ओवरथ्रो करने लगते हैं, जब आप क्या करने लगते हैं, इंडिविजुअल्स स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। व्यक्ति ने अपने जीवन, अपने आसपास की घटनाओं पर प्रश्न करना शुरू कर दिया। रैशनैलिटी वॉज प्रमोटेड इन ऑल द डोमेन ऑफ द लाइफ। तार्किकता व्यक्ति के जीवन में स्थान बनाने लगी। द अथॉरिटी ऑफ चर्च वॉज चैलेंज। हम क्यों चर्च की बात माने, हम सर्वेश्वर क्यों माने, हम चर्च की अंधभक्ति क्यों करें, हम पादरी को सर्वोच्च या ईश्वर तुल्य क्यों माने। ये तमाम तरह के इस तरह के प्रश्न जो है समाज में उठने शुरू हो गए, और वास्तव में यह आधुनिकता का प्रादुर्भाव ही हो रहा था। दिस वॉज द इको ऑफ द अराइवल ऑफ द modernity। So now we will proceed towards the French Revolution। Now we should focus on the French Revolution। First we should understand what is French Revolution। The French Revolution, which erupted in 1789, marked a turning point in the history of human struggle for freedom and equality। Ideas like liberty, fraternity and equality, which now form a part of the preamble of the Constitution of India, owed their origin to the French Revolution। तो फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुई, वह स्वतंत्रता और समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ मानी जा सकती है, इसको माना जाता है। उदारता, भ्रातृत्व और समानता की जो विचारधारा है, जो भारत के प्रस्तावना का हिस्सा भी है, काफ़ी हद तक फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होते हुए इसको उसमें सम्मिलित किया गया है। दूसरी चीज़,
फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि फ्रांस के समाज की संरचना कैसी थी। व्हाट was the basic picture of the French society? The French society was divided into states. The French society was divided into feudal states. सामंतवादी स्टेट्स में बटा हुआ था। और यह जो सामंतवादी स्टेट्स थे वो 3 प्रकार के थे। स्टेट्स आर डिफाइंड एज अ सिस्टम। सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट्स क्या हैं? तो states are defined as a system of stratification found in feudal European societies whereby one section or state is distinguished from the other in terms of status, privileges and restrictions accorded to that state. स्टेट को कुछ इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं कि स्टेट स्तरीकरण की एक व्यवस्था है, खासकर जो यूरोपीय समाज में विद्यमान रही है, जिसमें एक स्टेट का दूसरे स्टेट के लोगों से या सदस्यों से अंतर उनके विशेषाधिकारों, उनकी सामाजिक परिस्थिति या उन पर लगे प्रतिबंधों के आधार पर निर्धारित किया जाता था। तो 3 प्रमुख स्टेट्स, अब आप थोड़ा सा इधर अपना ध्यान आकृष्ट करें। फर्स्ट स्टेट में आता था क्लर्जी, जैसे कार्डिनल, आर्क बिशप, एबट्स, यानी कि धर्म से जुड़े हुए जितने लोग थे। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी सबसे आरामदायक जीवन जीते थे और यह एक प्रकार का धार्मिक और प्रशासनिक पॉलिटिकल प्रभुत्व इनका समाज में बना हुआ था। सेकंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटीज, नोबल्स, इसको आप नोबिलिटी भी कह सकते हैं। ये 2 प्रकार के थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ नोबल्स, स्वार्ड नोबल्स, ओके, और दूसरा था नोबल्स ऑफ रोब, नोबल्स ऑफ द स्वार्ड एंड नोबल्स ऑफ द रोब। नोबल्स ऑफ द स्वार्ड मीन्स द बिग लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े जमींदार थे उनको जो है नोबल्स ऑफ द स्वार्ड कहा जाता था। और ये किसी प्रकार का काम नहीं करते थे, इनकी ढेर सारी ज़मीनें होती थी और बिग होल्ड ऑफ लैंड्स के ओनर होने के नाते ये पुअर पीपल, जो पुअर पॉपुलेशन थी, वो खेती करती थी इनकी ज़मीन पर। और जो नोबल्स ऑफ रोब थे, ये रोब का अर्थ होता है, रोब से तात्पर्य है लबादा, रोब का अर्थ होता है लबादा। तो यहां पर यह समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोब। नोबल्स ऑफ रोब मीन्स दोज रिपुटेटेड पर्सन हु वर गिवन द टाइटल ऑफ द नोबल्स सच एज मजिस्ट्रेट्स एंड जजेस। रोब का हिंदी में अर्थ होता है लबादा, यानी कि दिया गया सम्मान से उन्हें वह स्थान प्राप्त है। तीसरा, थर्ड स्टेट की अगर हम चर्चा करें तो आप नोट कर लें, थर्ड स्टेट में नोट भी करते रहें आप। इट कंप्राइज द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी दैट इंक्लूडेड द पीजेंट्स, मर्चेंट्स, आर्टिस्ट एंड अदर्स, यानी कि जितने भी किसान थे, व्यापारी थे और कलाकार थे, वो तीसरे स्टेट में, और बाकी जनता ये इसमें आती थी। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में यहाँ रखना है, जो कि आगे सोशियोलॉजी की इमर्जेंस में काम भी आएगी, कि देयर वॉज अ वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स एंड दैट ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी। थर्ड स्टेट के लोगों की जो सोशल स्टेटस थी और प्रिविलेजेस थे उनमें, और सेकंड और फर्स्ट स्टेट के जितने सदस्य थे उनके प्रिविलेजेस में जमीन आसमान का अंतर था। देयर वॉज अ वास्ट डिफरेंस। द पीजेंट्स वर्कर्स वर्कड डे एंड नाइट बट वेयर ओवरलोडेड विथ सो मैनी टैक्सेस एंड दे लिव्ड a hand to mouth existence.
दिन रात काम करने के बाद भी बड़े मुश्किल से 2 जून की रोटी उन्हें प्राप्त होती थी, उन्हें भोजन प्राप्त होता था। और इसके अतिरिक्त उनके ऊपर इतने ढेर सारे कर थे, इतने ढेर सारे कर आरोपित किए गए थे कि वो उसी के बोझ तले दबे रहते थे। और वो दे प्रोड्यूस्ड द फूड ऑन विच द होल सोसाइटी डिपेंडेड। एक तो वो कृषि कार्यों में संलग्न थे, भोजन का उत्पादन करते थे जिस पर कि पूरा समाज निर्भर था, लेकिन उसके बाद भी वो दुर्दशा के शिकार थे। किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। द किंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द गुडविल ऑफ द अदर 2 स्टेट्स, राजा की प्राथमिकता फर्स्ट स्टेट के सदस्यों और सेकंड स्टेट के सदस्यों के गुडविल को मेंटेन करने में ही थी, उसका इससे लगभग नहीं के बराबर कुछ लेना देना था। तो एज कंपेयर टू द प्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ द मिडिल क्लास। अब देखिए मैंने आपको इमर्जिंग ऑफ द न्यू मिडिल क्लास की चर्चा भी इसके पहले वाले हिस्से में की थी। अब थोड़ा सा उस हिस्से को हम यहाँ लाते हैं। जो मिडिल क्लास है उसका इस तीनों ही स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास किस रूप में परिलक्षित होता है? द कंडीशन ऑफ द मिडिल क्लासेस ऑल्सो नोन एज द बुर्जुआ। मिडिल क्लासेस को बुर्जुआ भी कहते थे। कंप्राइजिंग द मर्चेंट्स, बैंकर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा। अब आप थर्ड स्टेट, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें पीजेंट्स आते थे, पीजेंट, मर्चेंट, आर्टिस्ट और दूसरे। लेकिन उसमें अगर हम मर्चेंट्स को ले लें थर्ड स्टेट से, मर्चेंट्स वाला पूरा मास को अगर हम ले लें, इसके अतिरिक्त कॉमर्स के दूसरे हिस्सों से जुड़े हुए वो पूरी जनसंख्या वो मिडिल क्लास में शामिल थी और उन्हें एक शब्दावली प्रदान की गई थी जिसे बुर्जुआ कहा जाता था। मज़ेदार बात यह है कि उन्हें हम अगर यहाँ समझने की दृष्टि से थर्ड स्टेट में रख सकते हैं, क्योंकि वो भी उपेक्षित थे, वो भी राजा के प्राथमिकताओं में कहीं शामिल नहीं थे, वो प्रिविलेज्ड नहीं थे। तो इसे कमोबेश हम ये मान सकते हैं कि वो समझने की दृष्टि से थर्ड स्टेट के ही सदस्य थे। दूसरी बात कि ये जो मिडिल क्लास था उसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना हुई। 1720 से 1789 के बीच जब राज्य में जो गरीबी थी वो बढ़ी, तो उससे मूल्यों में, उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई और उसने जो प्राइस राइजिंग थी उसने सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट नहीं डाला बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट डाला, यानी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला। मूल्य वृद्धि ने प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला बल्कि सकारात्मक प्रभाव डाला और उससे सबसे बड़ा फायदा हुआ थर्ड स्टेट में जो शामिल मिडिल क्लास था, खासकर जो व्यापारी थे, उनको बड़ा फायदा हुआ और उन्होंने ढेर सारा मुनाफा कमाया और अपनी आर्थिक हैसियत को बढ़ाया। हालांकि आर्थिक हैसियत बढ़ने के बाद भी उनकी जो सामाजिक परिस्थिति थी वह इन दोनों के बराबर में नहीं आ पाई। तो इन स्पाइट ऑफ कंट्रोलिंग ट्रेड, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग एक्सेट्रा, these bourgeois means this middle class had no power to influence the court or administration। यानी कि मार्केट इनके कब्जे में है, ट्रेड इनके कब्जे में है, इंडस्ट्रीज और बैंकिंग इनके कब्जे में है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट पर या राजा पर कोई नियंत्रण या कोई भी प्रभाव छोड़ने लायक इनकी सामाजिक हैसियत नहीं है। तो इस पूरे परिदृश्य में किस चीज की जरूरत थी इस मिडिल क्लास को? गेनिंग पॉलिटिकल पावर। मिडिल क्लास के सामने जो मूलभूत आवश्यकता थी उस समय, हाउ टू गेन मोर एंड मोर पॉलिटिकल पावर। अब यहां पर एक दूसरा पहलू भी है कि फ्रेंच सोसाइटी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है। चूंकि like in all the absolute monarchies, the theory of the divine right of the king was followed in France, कि राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि है और वह प्रजा पर शासन करने के लिए ईश्वर की इच्छा से आया है। तो इस तरह की अवधारणा फ्रांस में भी थी, लेकिन फ्रांस के राजतंत्र के द्वारा अपनी प्रजा की सर्वथा अवहेलना की जाती थी। राजा केवल अपने नोबल्स के प्रिविलेजेस को ध्यान में रखता था, उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखता था और ऑर्डिनरी पीपल के पास कोई पर्सनल राइट्स नहीं थे। क्षेत्रवार
क्षेत्र बदलने के साथ ही कानून भी बदल जाते थे। तो ये एक स्थिति थी कि लॉज टू वर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स गिविंग राइज टू कन्फ्यूजन एंड आर्बिट्रेरनेस। तो अराजकता जैसी स्थिति होती थी, पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, लेकिन फ्रांस में उस समय ऐसा नहीं था। तो देयर वॉज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द इनकम ऑफ द स्टेट एंड द इनकम ऑफ द किंग, यानी कि जो राज्य की आय थी वो वास्तव में राजा की ही आय मानी जाती थी। इसके बाद इसका अगला जो पहलू है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, द इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। आपको याद होगा कि जो फ्रांस का राजा, खासकर फ्रॉम लुइस 14 ऑनवर्ड्स और लेटर ऑन लुइस 15 और उसके बाद लुइस 16, ये सारे बड़े इनएफेक्टिव और बड़े कमज़ोर शासक साबित हुए थे। और लुइस 16 तक आते आते फ्रांस की बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई थी, बल्कि कर्ज के नीचे सरकार आ गई थी। सो एन इनएफेक्टिव एंड वेरी वीक किंग इनहेरिटेड द रूइंस ऑफ द बैंकरप्ट गवर्नमेंट। तो बैंक करप्ट जब हो जाती है कोई भी सरकार, तो उसकी प्रभावशीलता, उसकी नीतियाँ, उसके द्वारा किए गए उठाए गए कदम, वो सब करीब करीब जन विरोधी हो जाते हैं। और ऐसा फ्रांस में भी हुआ, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर लोगों के अंदर एक आक्रोश जन्म लेने लगा। इसी बीच कुछ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स भी हुए, कुछ बौद्धिक घटनाएं भी फ्रांस में हुई। जैसे फ्रांस में दूसरे यूरोपियन देशों की भांति 18वीं शताब्दी में तर्क और तार्किकता के प्रत्यय ने अपनी जड़ें जमाना शुरू किया। लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द 18th century, in France the concept, the age of reason and rationalism arrived, and there were some major philosophers whose ideas influenced the French people, were rationalists who believed that all true things could be proved by reason, such as Montesquieu, Locke, Voltaire and Rousseau. मॉन्टेस्क्यू समाजशास्त्र में सामाजिक सिद्धांत का अग्रणी नाम माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू wrote a book that is known as The Spirit of the Laws, that held that there should be not be concentration of authority such as executive, legislative and judiciary at one place. He believed in the theory of separation of powers and the liberty of individuals. हालांकि इसका कुछ आंशिक हिस्सा हमें अपने भारत के संविधान में देखने को मिलता है। मॉन्टेस्क्यू का स्पष्ट मत था कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों का अलग अलग परिक्षेत्र होना चाहिए और इन तीनों का ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। इन तीनों को एक दूसरे के कार्य में दखल नहीं देना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। और व्यक्ति के लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स होना चाहिए, है ना, व्यक्ति के प्रति शासन क्या हो, उदार हो। लॉक एक इंग्लिशमैन था, उसने ही एडवोकेटेड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन राइट्स व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय एनी अथॉरिटी। अब ये कौन कौन से राइट्स थे जिसकी लॉक ने बात की? पहला था राइट टू लिव, राइट टू लिव, दूसरा था राइट टू प्रॉपर्टी और तीसरा था राइट टू पर्सनल फ्रीडम। अब आप देखिए कि एक तरफ फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति थी, दूसरी तरफ इन फिलोसफर्स के द्वारा जो वैचारिकी स्थापित की जा रही थी, उसने किस तरह से इनपुट्स देने, बौद्धिक इनपुट्स देने शुरू किए। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम आता है वोल्टेयर का। ही वॉज ए फ्रेंच फिलोसोफर। ही एडवोकेटेड रिलीजियस टॉलरेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। रिलीजियस टॉलरेशन, खासकर वाक्य की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वोल्टेयर ने इसका पुरजोर समर्थन किया था। उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात की। ही स्टूड फॉर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। जो चौथा महत्वपूर्ण नाम है वो है रूसो। रूसो ने किताब लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस किताब की खास बात यह थी कि उसमें रूसो ने लिखा कि दैट द पीपल ऑफ ए कंट्री हैव द राइट टू चूज देयर सोवरेन
अपनी संप्रभुता को चुनने का अधिकार लोगों के पास होना चाहिए, किसी भी देश के नागरिक के पास होना चाहिए। ही बिलीव दैट पीपल कैन डेवलप द पर्सनालिटीज बेस्ट ओनली अंडर अ गवर्नमेंट विच इज ऑफ देयर ओन चॉइस। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण संपूर्ण रूप से और ठीक तरीके से तभी कर सकता है जब वह लोकतांत्रिक या अच्छी तरीके से चुनी हुई सरकार के द्वारा शासित होता रहे। तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स थे उस समय फ्रांस में। इसके बाद 1789 में से 91 के बीच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्राइजिंग द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट एंड सब लिबरल्स। पहले तो ये दो स्टेट्स के लोग जो है किसी भी मीटिंग में थर्ड स्टेट को इग्नोर करते थे, लेकिन ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि जब रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ तो एक कंसेंसस बना और वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें ये हुआ कि कंप्राइजिंग द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट एंड सम लिबरल माइंडेड मेंबर्स ऑफ द अदर टू स्टेट्स, इन दोनों के कुछ लिबरल माइंडेड मेंबर्स, गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी पनिशमेंट्स। यहाँ से शुरुआत हुई। फ्रांस की क्रांति ने यहाँ से चीज़ों को बदलना शुरू किया, ये बदलाव शुरू हुआ। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टेट टुक प्लेस इन 1795। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंडेड बाय द ओवरथ्रो ऑफ द डायरेक्टेट बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो वो 1789 से 1795 तक जो 6-7 वर्ष का समय था जिसमें फ्रांस की क्रांति हुई और उसका अंत हुआ नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो डायरेक्टेट था, जो डायरेक्टेट की स्थापना हुई थी, उसको उखाड़ फेंकने के साथ। तो कुल मिलाकर फ्रांस की क्रांति से जो थीम्स उभर कर आई, देयर आर मेनी सिग्निफिकेंट थीम्स which arose due to the impact of the revolution, which have been the focus of the interest of the early sociologists. These significant themes included, number 1, transformation of the property, संपत्ति का हस्तांतरण, the social disorder, सामाजिक अव्यवस्था, caused by the change in political structure and its impact on the economic structure, वह सामाजिक अव्यवस्था जो राजनीतिक संरचना में परिवर्तित होने के नाते उत्पन्न हुई थी और उसका प्रभाव आर्थिक संरचना पर भी पड़ा था। अ न्यू क्लास ऑफ पावर होल्डर्स इमर्ज्ड एंड दैट वाज बुर्जुआ। अगेन आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द मिडिल क्लास, द प्रीवियस पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, if you review it, I told you that was a very important event took place in the European history, and that was the emergence of the new class. That was the middle class known as bourgeois class. So जो पावर होल्डर्स के रूप में उभर के आए, दैट वर दी बुर्जुआस, मिडिल क्लास। अभी मैंने आपसे बताया था ना कि ट्रेड, कॉमर्स, फैक्ट्रीज पर उनका होल्ड था, लेकिन पॉलिटिकल होल्डिंग उनकी नहीं थी, पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में नहीं था। तो इस प्रकार इस पूरे प्रक्रिया में, इस क्रांति के समाप्ति तक जो पावर, पॉलिटिकल पावर्स कॉन्सेंट्रेट हो गई, होल्ड हो गई, पॉलिटिकल पावर होल्डिंग्स हुई, वो थे बुर्जुआ के हाथों में संकेंद्रित हो गई। तो इस प्रकार यह पूरा परिदृश्य था जिसने फ्रांस की क्रांति में पूरा संरचनात्मक परिवर्तन कर दिया। पूरी फ्रांसी सामाजिक संरचना में, आर्थिक संरचना में, राजनीतिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति की। 1760 के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और इस औद्योगिक क्रांति की खास बात यह थी कि इसने लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में के कई आयामों में बहुत बड़े परिवर्तनों को लाने का काम किया। सबसे पहला हुआ न्यू इन्वेंशन। ड्यूरिंग 1760 टू 1830 AD, 1760 से 1830 AD के बीच का जो समय था, वो समय था, वो 70 वर्षों में अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन टूल्स एंड टेक्निक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन टुक प्लेस एंड इट गेव राइज टू द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। दस अ चेंज इन इकोनॉमी फ्रॉम फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डेवलप्ड। 1760 से 1830 के बीच क्या हुआ, अगर आप यहाँ नोट करना चाहें तो नोट कर लें।
1760 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था और 1830 तक जो 70 वर्षों का रहा सफ़र, उसमें जो मूलभूत चीज़ें, अब वो क्या हैं इस पर समझा जाए, इस पर बातचीत की जाए। पहला तो न्यू इन्वेंशंस हुए क्या, क्योंकि क्रांति कहाँ होनी थी, उद्योगों में हुई थी, औद्योगिक क्रांति इसका नाम है। तो जो 1760 से 1830 के बीच 70 सालों में नए इन्वेंशंस हुए, वो टूल्स के संदर्भ में हुए, यानी कि जो उपकरण थे जिससे उत्पादकता बढ़नी थी आने वाले दिनों में, उन मशीनों, नए मशीनों और नई तकनीक पर आधारित मशीनों के निर्माण का यह 70 साल का जो वर्ष था, यह बड़ा महत्वपूर्ण था इस संदर्भ में। तो ये न्यू इन्वेंशंस हुए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हुई। पहला तो ये कि इसी बीच फैक्ट्री सिस्टम, उत्पादन की कारखाना प्रणाली स्थापित हुई। दूसरा, जो ट्रेडिशनल यूरोप का जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था, सामंतवादी जो स्वरूप था, वो पूंजीवादी स्वरूप में ट्रांसफॉर्म होने लगा, रूपांतरित होने लगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो मैं यहाँ पर इन्वेंशंस की चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ, उसके बिना बात अधूरी रहेगी। पहला है 1767 में, 1767 में, पहला 1767 में जेम्स हारग्रीव्स, जो कि एक इंग्लिश वीवर था, उसने स्पाइनिंग जेनी बनाई, इन्वेंट की। और दूसरा 1769 में आर्कराइट, एक अंग्रेज नाई था, उसने आर्कराइट वाटर फ्रेम बनाई और वो इतनी बड़ी थी कि वो एक भवन में रखी नहीं जा सकती थी, उसके लिए दूसरा बहुत बड़े भवन की आवश्यकता हुई। वास्तव में आर्कराइट को ही फैक्ट्री सिस्टम स्थापित करने वाला निर्माता कहा जाता है। मतलब दूसरे शब्दों में, आर्कराइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द फैक्ट्री सिस्टम इन इंग्लैंड। उसके बाद द म्यूल भी एक इन्वेंशन था जो सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा 1779 में इंग्लैंड में किया गया। तो ये सब नए इन्वेंशंस थे जिन्होंने फैक्ट्री सिस्टम को शेप देने का काम किया। दूसरा, इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन द सोसाइटी, अगर हम चर्चा करें कि औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव, ये इन्वेंशंस का, इन आविष्कारों का औद्योगिक क्रांति से युक्त वाले समाजों में क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला हुआ डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स, बैंकों का विस्तार। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन में बैंक आ गए थे, लेकिन वो थोड़े बहुत सुस्पष्ट रूप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद उनका स्वरूप दृष्टिगत होता है। इंश्योरेंस कंपनियां, बीमा कंपनियों की बात की जा रही है यहाँ पर। फाइनेंस कॉरपोरेशन, न्यू क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, महत्वपूर्ण बात, औद्योगिक कामगारों के नए वर्ग का जन्म। यही जो नया वर्ग है आगे चलकर श्रमिक संघ की स्थापना के लिए उत्तरदायी भी काफ़ी हद तक रहा है। मैनेजर्स, प्रबंधक, कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, ये लोग इमर्ज्ड किए, ये इनका अभ्युदय हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि छोटी होल्डिंग्स का मालिक ही था जो पीजेंट था। सामंतवादी व्यवस्था में कोई फ्यूडल लॉर्ड जो होते थे उनकी ज़मीनों पर काम करता था या छोटी मोटी ज़मीनों का स्वामी हुआ करता था। अब वह पूर्णतया इस फैक्ट्री सिस्टम में ज़मीन का मालिक नहीं रहा, छोटा सा पीजेंट नहीं रहा, बल्कि पूरी रूप से वेजेस पर डिपेंड होने वाला लेबर में कन्वर्ट हो गया। और उन हजारों की भीड़ में वह कृषक भी शामिल हो गया, जो फैक्ट्री सिस्टम का एक मूलभूत चरित्र आने वाले समय में बनने वाली थी। इसके बाद अब जैसे इंग्लैंड का मैनचेस्टर है, मैं यहाँ पर मैनचेस्टर को संदर्भित कर रहा हूँ आपको समझाने की दृष्टि से। फॉर सेक ऑफ द एग्जाम्पल आई एम रेफरिंग द एग्जाम्पल ऑफ मैनचेस्टर हियर, विच वॉज द इकोनॉमिक and hub of the factory system. What activities, what incidents took place? Suppose that in Manchester or nearby Manchester various factories were established. तो अब चूंकि गरीबी थी इंग्लैंड में, करीब करीब 98% जनसंख्या गांव में रहती थी,
समाज रूपांतरित हो रहा था। ऐसे में नए कारखाना पद्धति और नए इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स ने उन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले निर्धन लोगों के अंदर रोजगार की एक आशा की किरण को जागृत किया और वो नगरों की ओर माइग्रेट करने लगे। यानी कि फैक्ट्री सिस्टम कि नगरों में इस्टेब्लिश होने से पहला प्रवचन शुरू हुआ नगरों की ओर और वह कारखानों के इर्द गिर्द बसना शुरू किए, जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया प्रोत्साहित हुई और उसका परिणाम यह हुआ कि अचानक ही कुछ वर्षों में नगरीय जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई, जिससे नगरों की में एक तरह की सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। तो यह पूरा इम्पैक्ट पड़ा उस व्यवस्था पर, उस सामाजिक व्यवस्था पर जो अभी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रही थी। और उस गुजरती हुई प्रक्रिया का जो परिणाम हुआ, नगरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा और प्रव्रजन गांवों से नगरों की ओर होने लगा। तो जाहिर सी बात है, नगर इसके लिए तैयार नहीं थे। द अर्बन सेंटर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड इन द सेंस ऑफ रिसोर्सेज of the huge number of e-migrants which were not supposed to migrate towards the urban centers। तो एक तरह का ये एक बहुत बड़ी आगे चलकर समस्या, सामाजिक समस्या के रूप में दृष्टिगत हुई। अब इसमें दो तरह के विचारधाराएं आई। पहला था संरक्षणवादी, कंजर्वेटिव्स। वो डर रहे थे कि इस तरह से तो समाज में अवस्था पैदा हो जाएगी, मतलब दिस कंजर्वेटिव्स फियर्ड दैट सच कंडीशंस वुड लीड टू चाओस एंड डिसऑर्डर। हुआ भी। और दूसरी तरफ रेडिकल्स थे, फ्रेडरिक एंजल्स जैसे, जो ये महसूस करते थे कि इन फैक्ट्री वर्कर्स को, कारखाने में काम करने वाले कामगारों को सामाजिक रूपांतरण की इस प्रक्रिया में इनिशिएट करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भागीदारी करनी चाहिए। तो फ्रेडरिक एंजल्स जैसे रेडिकल्स इस मत को सपोर्ट करते थे। लेकिन यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण है कि जजमेंट ऑफ वैल्यू में अंतर हो सकता है, लेकिन सभी सामाजिक थिंकर्स ने, सभी सामाजिक विचारक एक बात पर सहमत थे। ऑल द सोशल थिंकर्स ऑफ द टाइम वेर एग्रीड अपॉन द इपोक मेकिंग इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यानी कि आमूलचूल प्रभाव छोड़ने वाली क्रांति के रूप में इसको स्वीकार किया। दे ऑल्सो एग्रीड अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यू वर्किंग क्लास। ये जो न्यू वर्किंग क्लास है, इसके उभरते हुए चरित्र को, उसके उभरते हुए अस्तित्व को खुले मन से स्वीकार किया गया कि यह भी एक वर्ग है जो आने वाले समय में प्रभावी होगा। इसके बाद अब हम देखें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंट थीम्स क्या है। पहला जो इंपॉर्टेंट घटक है वो है लेबर, श्रमिक। क्योंकि जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर है, कामगार है, वो गरीबी में और बड़े ही अभाव में ही उसका जीवन उस समय मौजूद था। वो सोशली डिप्रीव्ड था और सोशियोलॉजिस्ट जो थे वो रिकग्नाइज करते थे दैट द पॉवर्टी ऑफ दिस लेबर क्लास या वर्किंग क्लास इज नॉट नेचुरल। इट इज नॉट नेचुरल पॉवर्टी। यह प्राकृतिक गरीबी नहीं है बल्कि एक सामाजिक गरीबी है। इट्स अ सोशल पॉवर्टी। Thus, the working class became during the 19th century the subject of both moral and analytical concern। समाजशास्त्रियों के लिए भी नैतिक और विश्लेषणात्मक संदर्भ की दृष्टि से वह एक इंपॉर्टेंट विषय बन गए चिंतन का। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉपर्टी की बात हुई। जो फ्यूडल प्रॉस्पेरिटी थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई। फ्यूडल सामंत अपने लबादे को बदलकर अब पूंजीपति बन चुके थे और उनकी जो संपन्नता थी वह पूंजी के रूप में अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान दृष्टिगत होती रही। उससे उन्होंने कारखाने की स्थापनाएं की, फैक्ट्री सिस्टम में अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उन्होंने कैपिटलिस्ट के रूप में, अभी तो फ्यूडल्स के रूप में मोनार्की में पावर को गेन किया था, अब कैपिटलिस्ट के रूप में वो पावर गेन करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इस रूप में हुई। फ्यूडल वॉज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी बड़ा संपत्ति एक महत्वपूर्ण प्रत्यय बनकर उभरी। इट इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल ऑर्डर। प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्रिविलेजेस, यानी जिसके पास जितनी अधिक प्रॉपर्टी होगी उसका सोशल स्टेटस उतना हाई होगा, उसको पॉलिटिकली उतना पावरफुल माना जाएगा। और ये अ चेंज इन द प्रॉपर्टी सिस्टम इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो संपत्ति के स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ उसने सोसाइटी के मूलभूत चरित्र में भी परिवर्तन किया। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या हुए, हैड ग्रैपल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी। सोशियोलॉजिस्ट ने संपत्ति के इस प्रत्यय को अपना अध्ययन का विषय बनाया और उस संपत्ति के विषय को उन्होंने देखा कि उसका इंपैक्ट सामाजिक स्तरीकरण पर क्या पड़ता है। खासकर मार्क्स, टोक्याविले और मैक्स वेबर ने यह काम बाखूबी किया। तीसरा आया कि इंडस्ट्रियल सिटीज, उसमें अर्बनिज्म की प्रक्रिया तेज होती गई। अर्बनाइजेशन वॉज ए नेसेसरी कोरोलरी ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया तेज हुई। अर्बनाइजेशन हमेशा डिपेंड करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया हमेशा अट्रैक्ट करती है रूरल मास को और उन्हें विजिबली, इनविजिबली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली प्रोत्साहित करती है कि वो माइग्रेट करे अर्बन सेंटर्स पर। यही हुआ भी, और उससे नए नए शहर, जैसे कि इंग्लैंड में मैनचेस्टर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा सेंटर था, वो अपने उस स्वरूप में आया। हालांकि रोम और एथेंस वगैरह सब जो एशियन पीरियड के शहर थे उनका स्वरूप और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो मैनचेस्टर का स्वरूप था, दोनों में आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देता है। दोनों प्रकार के नगरों में एक बहुत ही अलग तरह की विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और फैक्ट्री सिस्टम का क्या था, एक बड़ा गहरा संबंध था कि प्रौद्योगिकी का भी कारखाना प्रणाली पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा कि फैमिली रिलेशंस चेंज हुए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप करती गई, फैक्ट्री सिस्टम्स के जितने भी टूल्स और टेक्निक्स थे वो एनहांस होते चले गए, उसमें सुधार होता चला गया, और द रिलेशन बिटवीन द लेबरर्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द लेबर चेंज। मार्क्स ने जिसे एलिनेशन कहा। अब धीरे 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 जो लेबर जो मैन था, संवेदना से युक्त मनुष्य था, उसके अंदर उसे मनुष्य नहीं समझा जाने लगा। यानी कि पूंजीपति की दृष्टि में वह काली कारखाने में काम करने वाला एक निर्जीव प्राणी था, जिसका अपने उत्पाद से, जिसका अपनी कार्य की दशाओं से, जिस मशीन पर वो कार्यशील है उससे, अपने साथियों से किसी प्रकार का कोई संवेदना से युक्त संबंध नहीं रहा। यानी कि अलगाव का शिकार हो गया कार्ल मार्क्स के शब्दों में। तो ये सारे स्थितियां हमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के प्रभाव स्वरूप यहाँ पर दृष्टिगत होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट वर द इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। दो विषय ऐसे हैं जहाँ पर हम अपनी बात को आगे जारी रखेंगे। पहला विषय है कि दोनों ही रिवोल्यूशन, खासकर फ्रेंच रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद किस तरह से मॉडर्निटी का अभ्युदय हुआ, और जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे, जो बौद्धिक प्रभाव थे, उन्होंने समाजशास्त्र के अभ्युदय में किस तरीके से योगदान दिया। इन दोनों ही मूलभूत विषयों की चर्चा मैं इसी के दूसरे भाग में करूंगा, और आपसे जो विगतवत के प्रश्न हैं, कुछ मूलभूत प्रश्नों को भी उठाऊंगा, और आपसे उसके आंसर फ्रेमवर्किंग की भी, दो एक प्रश्नों के आंसर फ्रेमवर्किंग की भी चर्चा मैं इसी के पार्ट 2 में करूंगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और अगर आपके लिए ये लेक्चर उपयोगी हुआ है, आपके लिए मददगार साबित हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपका समर्थन, आपका अफेक्शन हमें इसी तरह से मिलता रहे। थैंक यू।